आ गए सारे। चलो, तो देखो, फिजिकल पहले लिख लो, चलो समझा तो दिया ही, लिखो। तो लिखो इसमें, देखो, अगर हम फिजिकल लेवल में कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर हम फिजिकल लेवल में कोई भी चेंजेस करते हैं और उसकी वजह से और उसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्शनल लेवल में, और उसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्शनल लेवल में, कॉन्सेप्चुअल लेवल में और एक्शनल लेवल में अगर कोई भी चेंज नहीं होता, अगर कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्शनल लेवल में कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से याद रख लोगे तो बहुत आसान है। अब तो समझ में आने के बाद तो दिक्कत है ही नहीं ना, कि यहाँ पे आपका फिजिकल लेवल है, इस फिजिकल लेवल में आपने कोई भी चेंज किया, तो ये जो चेंज होगा ये बाकी दोनों लेवल के ऊपर, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो एक्शनल हो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल पे चेंज हम कर रहे हैं, ये हमारी नीड रही होगी, हो सकता है हमें हमारी हार्ड डिस्क चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है, एक जगह से डेटा उठा के दूसरी जगह पे डाल रहे हो। जैसे कई बार हम क्लाउड में चेंजेस करते हैं ना, लगे अब हो सकता है एक क्लाउड से आप डेटा माइग्रेट करके दूसरे क्लाउड पे जा रहे हो, कई बार माइग्रेशन करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो यूजर यूज लेने वाला है उसे थोड़ी देर के लिए हम वार्न कर देंगे कि भैया थोड़ी देर के लिए हम शट डाउन कर रहे हैं सिस्टम को। कई बार आपने देखा होगा, जितनी भी बैंकिंग या ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, ज्यादातर मेंटेनेंस का काम नाइट में करते हैं। लाइक इनके बैंक सर्वर्स जो हैं वो इसी तरह से होते हैं, वो रात के लगभग 1-2 बजे के बाद से लेके सुबह 5-6 बजे तक एक्टिवेट होते हैं। उनको बैकअप लेना होता है ना, मंथली उनका 2-3 बार तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है, कई बार आता होगा, अकाउंट अकाउंट तो होंगे आप लोगों के सबके, है ना, किसी के भी, है ना। तो उसका एक मैसेज आपके पास आता है मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये वही सब एक्टिविटी है, तो लिख लो। नहीं, इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज करने का मतलब कई बार डेटाबेस का जब बैकअप लेना होता है ना, तो बाकी सर्विसेज को इसलिए बंद कर देना होता है कि बैकअप के टाइम पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। कई बार गड़बड़ होती है, उसे अंडू करना पड़ता है। तो वो डिटेल्ड बातें हैं, लेकिन अभी तो आप ये कहते हो कि यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं, ऊपर वाला मस्त सो रहा है, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, अभी ये जो इनिशियल चैप्टर्स चलेंगे, मतलब जब तक ईआर मॉडल स्टार्ट नहीं होता, यहाँ तक का थ्योरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और थ्योरेटिकल पार्ट में आपके कई बार ज्यादा नहीं है तो एक दो क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। बट उसके लिए थ्योरी पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है तुमने एमसीक्यूज रट्टा मार लिया तो फिर चीजें आप समझ नहीं पाओगे। चलो लिख लिया इतना तो, इसी में दूसरा लिख लो फिजिकल के अलावा, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल जो आप बोलो।
तो इसमें लिखो लिखो अगर हम लॉजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर हम लॉजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर हम लॉजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं और उसका इफेक्ट, और उसका इफेक्ट एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ता, और उसका इफेक्ट एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ता, तो इसे हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम फिलहाल के लिए सबसे नीचे क्या है, फिजिकल, तो फिजिकल से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब हम ऊपर आ गए, यहाँ लॉजिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास में ऊपर एक्सटर्नल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, नीचे अगर चेंजेस कर रहे हो तो ऊपर वाला नहीं बदलना चाहिए, तो ये नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर मैं कॉन्सेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं तो इसको फिजिकल लेवल से कोई लेना देना नहीं है, इसको फिजिकल लेवल से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे चेंज करोगे तो ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए, ये लेवल कहता है। लेकिन जब आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो इससे जस्ट ऊपर जाओगे, आप नीचे नहीं जाते कभी भी अपन लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें लिख लो, डायग्राम आप बना लो अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, तो जनरल डेटा इंडिपेंडेंस का मीनिंग तो क्लियर ना, कि नीचे आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो उसका पता ऊपर वाले को चलना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हो, फिजिकल डेटा, फिजिकल लेवल पे चेंजेस कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर नहीं पता चलेगा। तो ऊपर कौन कौन है, दोनों लेवल है, दोनों को ही नहीं पता चलेगा। और लॉजिकल में अगर आप चेंजेस करो तो उसके ऊपर कौन है, एक्शनल है, तो उसको नहीं पता चलेगा। तो ऊपर जा रही है ऐसे नहीं, लॉजिकल में नीचे जा जाके भी देखते हैं, नीचे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप हमेशा नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हो, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करो। ये थ्री टायर आर्किटेक्चर नीचे से पढ़ा जाता है, कि नीचे से आप ऊपर चलो, लोअर टू हायर। थ्री टायर में मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे लोअर लेवल कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, तो फिजिकल लेवल ही बताओगे, क्योंकि नीचे वही है। और सबसे अपर लेवल आपका एक्सटर्नल लेवल, ये ध्यान रखना, इसीलिए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, सही बात है। कॉन्सेप्चुअल का सिंपल सा मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि आप डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बदल रहे हो, लेकिन जो डेटा स्टोर है वो तो वैसे का वैसे ही है ना। अब मान लीजिए आपने डेटा को किसी वर्ड फाइल में, हार्ड डिस्क में कहीं स्टोर कर रखा है, किसी एक फाइल में, लेकिन जब आप उसे दिखा रहे हो तो कैसे दिखा रहे हो, आप उसकी बातें कर रहे हो। इसलिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का फिजिकल से इसलिए मतलब नहीं है, कि फिजिकल का मतलब होता है कहां पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, वो उन सब की बात है। तो हम कह रहे हैं जहां रखा हो वहां रखे रहने दो, हमें क्या मतलब है। वो जब डेटा कॉन्सेप्चुअली इंप्लीमेंट होगा, कॉन्सेप्चुअली, तो वो कैसे होगा, हम उनकी बातें कर रहे हैं। इसीलिए नीचे वाले का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर डेटा इंडिपेंडेंस का मीनिंग सबको। चलो अगला लिखो इसी में, तीसरा टॉपिक, मैपिंग। ठीक है, तो फिर से फिजिकल लेवल में अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो उसका इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पे और एक्सटर्नल पे। उसे क्या बोलोगे, फिजिकल डेटा इंडेक्स। देखो नाम है फिजिकल डेटा, मतलब फिजिकल डेटा में बदलो, बट ऊपर नहीं पता चलेगा। और ऐसे अगर आप लॉजिकल में कोई चेंजेस कर रहे हो तो कहाँ नहीं पता चलना चाहिए, एक्शनल के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल। लेकिन नीचे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चीजें कनेक्ट ही नहीं है। उसको और समझना है तो अगला एक मैपिंग आ गया, इसी से कनेक्टेड है। मैपिंग भी क्या है, मैपिंग समझाते हैं पहले आपको। इसी डायग्राम को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, देखो। तो मैपिंग का जनरल मतलब क्या, सुनना। देखो जब आप मैपिंग की बात कर रहे हो तो मैपिंग क्या कहता है, इधर देखना। जब भी मुझे, यहाँ पे कोई यूजर है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, यहाँ पे कोई एक यूजर है, उस यूजर को कोई भी डेटा चाहिए। ठीक है, तो उस यूजर को अगर कोई भी डेटा देखना है तो ये रिक्वेस्ट किसको भेजेगा,
कॉन्सेप्चुअल लेवल को, क्योंकि जो इंसान जहां पे है वो अपने लोअर वाले को ही तो बोलेगा। इसलिए डेफिनेशन में भी आपको मैंने क्या बोला कि एक्शनल लेवल डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कॉन्सेप्चुअल लेवल से। तो एक्शनल लेवल को किसी भी डेटा की नीड रहेगी तो वो अपनी रिक्वेस्ट किसको देगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक्शनल लेवल पे कोई भी डेटा अगर आ रहा होगा तो कौन भेज रहा होगा। क्या एक्शनल लेवल को डेटा भेजने में डायरेक्टली फिजिकल लेवल का कोई रोल है? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली से कनेक्ट ही नहीं है। तो जब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो फिजिकल लेवल क्या डायरेक्टली एक्सटर्नल लेवल को डेटा भेज सकता है? अगर डायरेक्टली भेजना ही होता तो हम डायरेक्ट वर्ड यूज क्यों करते? फिर तो हम कह देते कोई किधर भी कनेक्ट हो रहा है। फिर इसका मतलब तो ये रहा कि ये तो यहां से भी कनेक्ट हो गया। फिर ऐसा होता तो हम इसको सीधा हार्ड डिस्क के कनेक्ट कर देते, फिर इंटरनल लेवल ही क्यों बनाते? अगर ऐसा होता तो, पर ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं है। जैसे हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, यू जो सीओए पढ़ चुके हैं ना, तो कैसे में हमने मैपिंग पढ़ा था। तो मैपिंग में हमने क्या बात किया था कि मैन मेमोरी से कोई भी डेटा जब कैशे के पास आता है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, अब वहां हमने ये भी तो डिस्कस किया था कि अगर सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए और कैशे के पास नहीं है तो मैन मेमोरी क्यों कैशे को भेज रहा है, सीधा सीपीयू को भी तो भेज सकता है। बट क्या वो भेज पाता है? तो हमने उसे बना ही इस तरह से रखा है कि भेज दोगे तो अभी तो ठीक है, आगे दुखी हो जाओगे। तो क्या बार बार ऐसा करोगे तो फिर लगाए क्यों है कैशे? तो यही मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस लेवल को कुछ भी चाहिए तो इस लेवल का आदान प्रदान डेटा का इसी के साथ होगा। और इस लेवल को कुछ भी चाहिए तो ये कहां से लेके आएगा? फिजिकल से। और फिजिकल लेवल के पास तो सब कुछ पहले से पड़ा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हार्ड डिस्क के आपके फिजिकल स्टोरेज के पास रखा हुआ है। तो मैपिंग का मतलब होता है डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। वही हमने जो सीओए में पढ़ा था वही सेम डेफिनेशन मार रहा हूँ। और मैंने वहां पे भी बोला था मैपिंग का पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री में कहीं पढ़ लो, मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। एक जगह से दूसरा डेटा दूसरी जगह जब जाएगा दैट इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, तो कोई भी डेटा का इंटरचेंज या फिर एक्सचेंज एक्शनल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में कोई भी डेटा आ जा रहा है तो उसका एक नाम होता है उस मैपिंग का। और इन दोनों लेवल के बीच में आ रहा है उसका एक नाम होता है। तो यहां पे अगर डेटा आ जा रहा है तो कौन कौन से लेवल के बीच आ जा रहा है? एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल। तो इसीलिए इस मैपिंग को हम नाम ही यही देते हैं। ये लो, इस मैपिंग का नाम यही है। इस मैपिंग को हम पूरा बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। ठीक है, इसका मतलब एक्शनल को कुछ भी चाहिए होगा वो कॉन्सेप्चुअल से मांगेगा, और कॉन्सेप्चुअल के पास कुछ भी होगा वो एक्शनल को देगा। तो कौन देगा और कौन लेगा? वो इज अ डूअर और समथिंग लाइक दैट। और ऐसी इसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो ये कहां जाएगा, यहाँ जाएगा। और फिर ये इसको देगा तो इसका मतलब यहाँ पे पहले कौन आएगा? कॉन्सेप्चुअल, और दूसरा कौन आएगा? फिजिकल। तो इसीलिए इस मैपिंग का नाम आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्चुअल फिजिकल मैपिंग। इनके नाम को भी इधर उधर मत कर देना। मतलब आपको ये नाम याद रहे इसलिए मैं डायग्राम बार बार रिकॉल कर रहा हूं कि ऊपर वाला मांगेगा और नीचे वाला देगा। तो मांग कौन रहा है वो पहले आता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर यूजर है, यूजर को ही तो चाहिए। तो यूजर मांगेगा कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, तो यूजर कहां जाएगा? कॉन्सेप्चुअल के पास। तो मांगने वाला कौन? एक्सटर्नल वाला। और देने वाला कौन? कॉन्सेप्चुअल वाला। तो इसी को हमने नाम दिया एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। और वैसे ही यहाँ पे कौन मांग रहा है, दे कौन रहा है? तो इसका मतलब ये कौन सा मैपिंग हो जाएगा? कॉन्सेप्चुअल टू फिजिकल मैपिंग। तो मैपिंग कितनी प्रकार की हुई? अगेन दो प्रकार की, क्योंकि इन या तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंजिंग होगी या इन दोनों के बीच में होगी, और हो ही नहीं सकती। हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्लियर, लिखवा दो डेफिनेशन पहले। चलो फिर इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो लिखो मैपिंग के अंदर
ठीक है, तो लिख लो पहले। लिखो, अपर लेवल पे जब भी किसी अपर लेवल पे जब भी किसी अपर लेवल पे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी किसी अपर लेवल पे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वह तो वह जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो वह जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसी से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वह जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसी से रिक्वेस्ट कर सकता है उसी से रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे लिखो। इसलिए इसलिए किसी भी दो लगातार इसलिए किसी भी दो लगातार लेवल्स के बीच में इसलिए किसी भी लगातार दो लेवल्स के बीच में डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को मैपिंग कहते हैं। ठीक है, मैपिंग कहते हैं। तो किसी भी ऊपर वाले को कुछ चाहिए, किससे मांगेगा? जिससे वो सीधा कनेक्ट है। अब फिजिकल वाले एक्सटर्नल लेवल को कुछ भी चाहिए तो क्या फिजिकल के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। क्योंकि अगर जा सकता है तो फिर आपने तीन लेवल बनाए क्यों है? अरे हमने अगर तीन लेवल बनाए तो उसका कारण ये था कि एक दूसरे के पास जाए, दूसरा तीसरे के पास जाए। इसलिए जो जिसके पास जाएगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गया। तो जो दो लगातार जुड़े हुए हैं, जैसे ये दो लगातार जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये दो लगातार जुड़े हुए तो इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो दो लेवल लगातार कनेक्ट हैं, जैसे ये दोनों कनेक्ट है और ये दोनों कनेक्ट है, तो इनके बीच में जो भी डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंजिंग या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसी को डीबीएमएस में टेक्निकली मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जिस जिस लेवल जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका नाम पहले आता है, और जो ग्रांट कर रहा है, परमिशन दे रहा है, उसका नाम बाद में आता है। इसीलिए ये नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं अभी, तो लिख लो इसमें। ठीक है, तो लिख लो, मैपिंग दो प्रकार का होता है। एक एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और दूसरा कॉन्सेप्चुअल फिजिकल मैपिंग। तो इनके नाम को याद रखने में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए डेफिनेशन को अच्छे से याद रखो। चले, लिख ले, चलो। अब मतलब तो समझ ले, थोड़ा थोड़ा लिख लो इनको।
लिखो इसमें, लिखो एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में, एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल लेवल क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, है ना। एक्सटर्नल लेवल क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और कॉन्सेप्चुअल लेवल आप कह सकते हो रिप्लाई देगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, या फिर आप अपने लिए याद रख लो, रिप्लाई देगा। ठीक है, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल लेवल को चाहिए तो वो मांगेगा, किससे मांगेगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल से, तो उसे कहेंगे रिक्वेस्ट। उसके पास कुछ रहा तो सीधा आपको दे देगा, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा स्टोर थोड़ी होता है। तो एग्जैक्टली कंसेप्ट वही आना है, सीक्वेंस वही है कि सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल किससे मांगेगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल से, कॉन्सेप्चुअल किसके पास जाएगा, फिजिकल लेवल के, फिर फिजिकल वाला कॉन्सेप्चुअल को देगा और कॉन्सेप्चुअल वाला एक्सटर्नल को देगा। तो ऐसा बनता है, रियल लाइफ तो यही हुई ना। अरे हम कोई मेमोरी थोड़ी यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि डेटा स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ तो हमेशा ही ऐसा होगा कि इसने मांगा, रिक्वेस्ट किया कॉन्सेप्चुअल को, कॉन्सेप्चुअल ने मांगा, रिक्वेस्ट किया फिजिकल को, फिजिकल लेगा तो किसको देगा, कॉन्सेप्चुअल को, कॉन्सेप्चुअल किसको देगा, एक्सटर्नल को। तो मांगा इसने, देगा ये, लेकिन इसके पास नहीं है, ये इससे मांगेगा। तो ये दो अलग अलग लेवल्स बना रखे हैं हमने। ठीक है, तोड़ रखा है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक्सटर्नल करेगा, रिप्लाई आपका कॉन्सेप्चुअल करेगा। और कॉन्सेप्चुअल कहां से देगा, वो उसका प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल का नहीं। एक्सटर्नल ने मांगा है तो कॉन्सेप्चुअल क्या कहेगा, वेट कर, तेरे को डेटा मैं ही दूंगा, मैं कहां से लेके आता हूँ, दैट्स माई प्रॉब्लम। तो ये इसको बोल के और खुद ढूंढने चला जाता है, और कहां से लेके आएगा, ये फिजिकल चलाएगा। ठीक है, तो दूसरा इसी को कॉपी पेस्ट मार लो यार, लैंग्वेज बदल लो। हाँ, तो इसमें भी लिख लो एक बार, देखो कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में, कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्सेप्चुअल फिजिकल मैपिंग कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्सेप्चुअल फिजिकल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, वही सेम, फिजिकल लेवल रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी कॉन्सेप्चुअल लेवल रिक्वेस्ट करेगा और फिजिकल लेवल रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो डायग्राम में साइड वाला थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लो, क्योंकि कोई किसी से भी मांगे आएगा एट द एंड फिजिकल से, बट फिजिकल के पास सीधा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं है।
तो जो चीज जिससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, मीडिएटर बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसको मीडिएटर पहले ही बना रखे। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ तीनों टर्म क्लियर हो गई होंगी। थीटा आर्किटेक्चर या फिर एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर में तीन ही चीजें समझनी है। पहला, डेटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, दूसरा डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, और तीसरा मैपिंग क्या होता है। इन तीनों को आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर ना? चलो, अब जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जो सबसे ज्यादा टिपिकल है इंप्लीमेंट करना, है ना, तो इसका मतलब उसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, डेटा मॉडल्स को। तो अब हम डेटा मॉडल्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, पहले एक ब्रीफ लेंगे और फिर उसी डेटा मॉडल को पूरा पढ़ेंगे। तो आपको दो डेटा मॉडल डिटेल से पढ़ाने हैं, पहला ईआर डायग्राम और दूसरा रिलेशनल डेटा मॉडल है, जिन पे आपका पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है। ठीक है, तो चले, चलो, तो हेडिंग लगा लो, अगला टॉपिक डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल का मतलब क्या है? डेटा मॉडल का आसान भाषा में आप मतलब ये निकाल सकते हो कि डेटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके लिए हम जो मॉडल यूज लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द डेटा मॉडल। क्योंकि डेटा मॉडल हमेशा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप पढ़ने वाले हो आरडीबीएमएस, बट आरडीबीएमएस जिस डेटा मॉडल पे डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटा मॉडल। तो इसलिए पहले हमें यह समझना होगा रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है, और जैसे ही आपको समझ में आ गया रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, उसके बाद आप आसानी से आरडीबीएमएस पढ़ पाओगे। इसलिए डेटा मॉडल का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट। बट इसके मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा देता हूं कंप्लीटली, टेक्निकल डेफिनेशन। तो लिखो, तो लिखो इसमें, देखो डेटा मॉडल, डेटा मॉडल डेटा मॉडल डेटा के बारे में, ऐसे लिख लो, डेटा मॉडल्स डेटा के बारे में, डेटा मॉडल्स डेटा के बारे में रूल्स, कॉन्सेप्ट्स या नोटेशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेटा मॉडल्स डेटा के बारे में रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स कॉन्सेप्ट्स या नोटेशंस को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिससे हम एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन को, जिससे हम एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस को, रिलेशनशिप को, जिससे हम एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को समझते हैं। बस यहाँ पे अगर थोड़ा लिखना चाहो तो आप ये एक वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो, ऑफ डेटा, मैं भूल गया बोला ना, हिंदी में तो मैंने लिखवा दिया आपको।
ठीक है, तो डेटा मॉडल्स रिप्रेजेंट रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड नोटेशंस ऑफ द डेटा थ्रू विच एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड। कुल मिला के जितने भी डेटा मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें मेजरली हम तीन चीजों की बात करते हैं कि आप एंटिटी कैसे लिखोगे, एट्रीब्यूट कैसे लिखोगे और उनको रिलेट कैसे करोगे। बस तीन ही बातें। एंटिटी क्या है, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, और जितनी भी एंटिटीज होंगी हम उनको कैसे रिलेट कर पाएंगे। बट इनको लिखने के तरीके अलग अलग है। हर एक डेटा मॉडल आपको नए नए तरीके देगा कि इस डेटा मॉडल में एंटिटी को ऐसे लिखेंगे, इस डेटा मॉडल में एंटिटी को ऐसे लिखेंगे। तो हर एक डेटा मॉडल का अपना तरीका है। तो जितने भी तरीके से अब वो तरीके क्या होंगे, उन तरीके में या तो आपने कोई ना कोई रूल्स बना रखे हैं, जस्ट लाइक द आरडीबीएमएस कोड रूल्स। कोड रूल्स ही तो होते हैं सारे के सारे। या आपने कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रखे हैं, जैसा कि आपके जो मॉडल्स होते हैं नेटवर्क वाले और ट्री वाले। या फिर आपने कोई ना कोई नोटेशंस बना रखे हैं, जैसे ये डायग्राम में होते हैं। तो आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हो, तो कोई रूल बना के छोड़ दो कि जो जो डेटा मॉडल इन रूल को सपोर्ट करेगा, ठीक है, वो इस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप को लिखेगा। शॉर्ट में जैसे मैंने आपको लिखवा दिया, शॉर्ट में आप ये कह सकते हो द मैनर शॉर्ट में द मैनर इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड। डेटा इज रिप्रेजेंटेड, और डेटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, कॉन्सेप्चुअली। डेटा मॉडल कॉन्सेप्चुअल तरीका है, कई एग्जाम से पूछा गया है। फिजिकल थोड़ी है, फिजिकल तो अलग कहानी होगी, फिजिकली तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो द मैनर इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली कॉल्ड डेटा मॉडल। तो आपके लिए एक ये आसान भाषा में एक को डेफिनेशन लिखवा देता हूं, याद रख लेना। ये तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल है, इसमें कुछ मिस नहीं किया मैंने, ये आम भाषा में तो लिख लो। देखो, कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करने के तरीके को डेटा को डेटा को कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करने के तरीके को डेटा को कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करने के तरीके को डेटा मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, डेटा मॉडल हमेशा कॉन्सेप्चुअल तरीका होते हैं। हम कुछ पहले कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, और जैसे कॉन्सेप्ट बनेंगे फिर देखेंगे फिजिकली रिलेट कैसे होंगे, वो बाद की बातें होती हैं। तो किसी को पहले कोई डाउट, डेटा मॉडल क्या होता है? क्लियर इतना तो सारा का सारा। चलो चलो आगे लिखो। कितने प्रकार के डेटा मॉडल होते हैं? हाँ, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के डेटा मॉडल आपके पास होते हैं। पहला जो डेटा मॉडल होता है उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। दूसरा जो डेटा मॉडल उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। और तीसरे कुछ डेटा मॉडल होते हैं वो फिजिकली ही काम आते हैं, अपने को पढ़ना नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, फिजिकल डेटा मॉडल। तो ब्रॉड कैटेगरी में आपके डेटा मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी में एक होता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, और एक होता है फिजिकल डेटा मॉडल। जब आप रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल की बात करते हो तो यहाँ हम 3 तरह के डेटा मॉडल्स पढ़ते हैं। पहला आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल, अभी मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। दूसरा आपका नेटवर्क डेटा मॉडल, और तीसरा आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। ये 3 डेटा मॉडल जो होते हैं ये रिकॉर्ड बेस्ड होते हैं। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल की बात करोगे तो यहाँ पे आपका ईआर डायग्राम आएगा और खुद ऑब्जेक्ट मॉडल आएगा। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ने क्योंकि ये फिजिकल डिटेल्स के बारे में है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, है ना। ये तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे ही चले जाएंगे, जो हमें पढ़ना नहीं है बस पता होना चाहिए। हमारा गोल सिर्फ इन दोनों को पढ़ना है, और इन दोनों में भी मैं आपको टेक्निकली 1, 2, 3 और 4 इन डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्ट मॉडल भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ना है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डेटाबेस अलग अलग तरह के होते हैं ना,
RDBMS, DDBMS, O ओ आर डीबीएमएस, ओ आर डीबीएमएस है ना, तो फिर आप अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस बना सकते हो। वो ऑब्जेक्ट बेस्ड आ गया ना। हाँ, ऑब्जेक्ट ही है चीजें वहां पे सारी की सारी। हायरार्किकल, अब इन सबके नाम डिटेल से लिख दूंगा मैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, एक रफ लिख, क्योंकि आपके एग्जाम पे कई बार इधर उधर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हायरार्किकल डेटा मॉडल इज। तो अब आपको समझ आ गया। नॉर्मली जहां मतलब नॉर्मल लाइफ होती है वहां तो जब डेटा मॉडल की बात होता है तो ये एक दो तीन चार मॉडल लिखते हैं कि डेटा मॉडल चार प्रकार के होते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ईआर। मैं भी ऐसे ही पढ़ा ना, लेकिन क्वेश्चंस में की ब्रॉड कैटेगरी भी तो पता होनी चाहिए कि ईआर भी किस कैटेगरी में आता है, रिलेशनल भी किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों के अभी तक ये जितना पार्ट चल रहा है ये सारा थ्योरेटिकल है, और सीधे क्वेश्चन उठेंगे। आप एज इट इज मैच कर लेना, लाइन टू लाइन मिलेंगे आपको। तो अब मैं आपको जो डेटा मॉडल पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं इनके नंबर्स डालूंगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ब्रॉड कैटेगरी लिखी है। ठीक है, तो आप समझ जाना कौन सा रिकॉर्ड बेस्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट बेस्ड है। चले, चलो बढ़िया। तो पहला अब नाम लिखोगे आप, हायरार्किकल। रिकॉर्ड बेस्ड का जनरल सा मतलब क्या होता है? रो बाई रो। किसी भी चीज को लिखने के लिए आपने रोज एक रिकॉर्ड बना रखा है। रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? एक रो ना। अब आपने स्टूडेंट का कोई एक डेटाबेस बना रखा होगा, तो उसमें कितने स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन एक रो के अंदर है, दूसरे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दूसरी रो के अंदर है, तो वो एक रो हमारे लिए रिकॉर्ड कहलाता है। तो आप रो बाय रो अगर किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड बेस्ड। इनमें इंडिविजुअल रोज हो सकती है, और इसमें सारी रो को टेबल की फॉर्म में डाल दिया है ना, तो वो आपका भी टेबुलर फॉर्म रिलेशन मॉडल बन जाएगा ना। तो चलो अब मैं इन्हीं को इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूं। तो पहला लिखो, हायरार्किकल डेटा मॉडल। देखो, हायरार्किकल डेटा मॉडल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का सबसे पुराना डेटा मॉडल। इससे पहले डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का कोई मॉडल था ही नहीं। ठीक है, जब आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले आवश्यकता यही बन के आई कि हम हायरार्किकल तरीके से लिख रहे हैं। अब हायरार्की का मतलब क्या होता है? ट्री, जस्ट लाइक चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। तो अब आपने क्या बोला कि अब जो भी, जैसे सिंपल सा एग्जांपल दें आपको, तो विंडोज के अंदर आपका डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है? ट्री फॉर्म में। विंडोज एक्सप्लोरर, आप जब किसी भी ड्राइव्स के फोल्डर को देखते हो, लाइक विंडो प्लस ई दबाओ, विंडो प्लस ई दबाते ही आपका एक्सप्लोरर खुल जाता है, ई फॉर एक्सप्लोरर। विंडो प्लस सी शॉर्टकट होता है ना, उसका आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके सी डी ई सारे ड्राइव खुल जाएंगे, और उसके साइड में एक एक्सप्लोरर आ जाएगा। अब आप सी ड्राइव पे क्लिक करोगे तो सी के सारे फोल्डर्स एक साथ दिखेंगे, ऐसे ही होता है। फिर उस पे किसी और फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्या होगा, जैसे आपकी अलग अलग ड्राइव्स बनी हुई है, ऐसे कर करके आपने इस ड्राइव पे जैसे ही क्लिक किया, ये ऑन दैट चला जाएगा। इस पे और क्लिक किया तो और चला जाएगा, इस पे और क्लिक किया और चला जाएगा, ऐसे ही होता है। तो दिस इज व्हाट, दिस द शेप ऑफ ट्री। दिस इज द शेप ऑफ ट्री। इसलिए हायरार्किकल डेटा मॉडल ट्री के शेप में लिखे जाता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली यहाँ हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो ट्री होगा यहाँ पे। ऑल्डेस्ट था क्योंकि इससे पहले तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहले एक रिलेशनशिप बनाया। क्योंकि डेटा मॉडल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोला, एंटिटी आएगा, एट्रीब्यूट्स आएगा और उनका रिलेशनशिप आएगा। तो और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एंटिटीज और उसका रिलेशनशिप, कि आप रिलेट कैसे करोगे। तो इन तीनों डेटा मॉडल्स के अंदर जो स्पेशली रिकॉर्ड बेस्ड है, उसमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के तरीके अपने अपने, कि कैसे कैसे हम रिलेशन, क्योंकि सबके अलग अलग होंगे ना, यही तो हमने बोला, सबको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है, तभी तो अलग अलग डेटा मॉडल है। अगर एक ही होता तो हम एक ही डेटा मॉडल ना बोल देते। ठीक, तो चलो पहले समझो इसको क्या बकवास है, फिर आगे चलते हैं। ये तो अभी आपको मैं अलग से पूरा डिटेल से बनवा दूंगा। तो लिखो इसमें, इट इज वन ऑफ द
ऑल डे से अब इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस ब्रह्मांड में, वो सारे पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। तो एक एक पॉइंट समझ लो, कहीं डाउट हो तो टोक दो, पूछ लो, और अभी समझ के और फिर भूल जाओ। पढ़ने का तरीका यही होता है, समझो और भूल जाओ, क्योंकि आपके दिमाग में समझी हुई चीज भूलने के बाद भी याद आ जाती है ना। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल। अरे टॉपिक तो पूरा हो जाने दो। अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन करवाने का मतलब है एटलीस्ट एक पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो। हाँ चलो चलो, अभी तो पढ़ लो। अरे एक बार के लिए माइंड में इल्यूजिनेशन क्रिएट कर लो, सुबह के 5 बज रखे हैं, तुम्हारा ही तो दिमाग तुम्हें सिग्नल देते हैं, है ना। तो देखो, चलो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो हर वक्त सवेरा होता है यार, देखो। नींद भी इसीलिए आती है क्योंकि आप लेना चाह रहे हो, मुझे नहीं आ रही। है ना, ऐसा क्वेश्चन लिखो, चलो। तो लिखो लिखो लिखो, अरे लिख लो, हो गया ना। लिखो, यह सबसे पुराना डेटा मॉडल है। पहले लिखो, यह सबसे पुराना डेटा मॉडल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल। ठीक है, ये बनाया था बेसिकली, इट इज डेवलप्ड बाय IBM एंड फर्स्ट प्रैक्टिस। लिखो, यह IBM के द्वारा बनाया गया था। अब डेटा मॉडल तो जिसने जो बनाया उनकी तो हिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे ना। तो यह IBM ने बनाया था, यह IBM ने बनाया था। यह IBM ने बनाया था, और इसका पहला प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, है ना, और इसका पहला प्रैक्टिकल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। इसका पहला प्रैक्टिकल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 1968 में आया था, 1968। और शॉर्ट में कभी कभार इसको कहते हैं 1960s, है ना। कई बार 1960s में ये मॉडल बना था, 60s में एग्जैक्ट। जब आप, डेटा मॉडल तो 60s में ही बना है। फिर सुनना, डेटा मॉडल कोई एक दिन में बन जाते हैं क्या? डेटा मॉडल अभी तो सिखाया आपको कि कॉन्सेप्चुअल चीजें बनाने में सालों लगते हैं। तो आप कभी भी किसी चीज को बना रहे हो, तो वो छोटी के लिए चीजें बनती है तो उसमें खूब टाइम लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे 60s में बन रहा है। बट उसका पहला वर्किंग प्रोडक्ट जो बना था, कि इस मॉडल को यूज करते हुए आपने पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाया। तो कई बार एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है कि आपके पास हायरार्किकल डेटा मॉडल को यूज करके पहला कौन सा प्रोडक्ट बना था। उस प्रोडक्ट का नाम था IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। वो बना था 1968 में। ठीक है, क्लियर इतना। और आगे चलते, धीरे धीरे एक एक समझाएंगे, चीजें अनलॉक करेंगे, राज की बातें, है ना। तो सबसे पहले सबसे पुराना डेटा मॉडल है, किसने बनाया था? IBM ने बनाया था। ठीक है, और IBM ने जब बनाया था तो पहला प्रैक्टिकल मॉडल कौन सा था? IMS प्रोडक्ट। IMS कब लॉन्च हुआ था? 1968, 1968। ओके, चले आगे। ओके, अब इसमें उन्होंने कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया था, अब बात उसकी आती है ना। तो लिखो इसमें, इन दिस मॉडल डेटा is represented data is represented in ट्री फॉर्म। तो लिखो, इस डेटा मॉडल में इस डेटा मॉडल में डेटा को
ट्री की फॉर्म में लिखा जाता है। ये मतलब इस डेटा मॉडल का पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डेटा मॉडल में डेटा को ट्री की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हायरार्की मीन्स ही ट्री होता है ना, ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो, अब ट्री के फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे करोगे? तो ट्री मींस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ट्री का मतलब हायरार्की, हायरार्की मतलब बाप बेटे का रिश्ता, सिंपल लाइक दैट, है ना। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? अब इसमें हम रिकॉर्ड्स लिखेंगे। तो डेफिनेशन मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि जो भी लिखने वाले हैं रिकॉर्ड बेस्ड है, तो रिकॉर्ड्स आएंगे। तो रिकॉर्ड्स कैसे आएंगे और वो कैसे रिलेट होंगे, इन दो चीजों पे आपको दिमाग लगाना है। रिकॉर्ड कैसे आएंगे और वो रिकॉर्ड कैसे रिलेट होंगे। तो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज लेंगे? नोड का। ट्री बना रहे हो तो एक नोड बनेगा ना, एक नोड बनेगा। वो एक नोड एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे करके खूब सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अब उन रिकॉर्ड्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। यानी अब हायरार्की बना रहे हो तो लिंक लिखोगे ना। जैसे आपके पास में यहाँ एक रिकॉर्ड आया, अब ये एक रिकॉर्ड आगे जिस जिससे कनेक्ट है आपने उसको बोल दिया। फिर अब ये एक रिकॉर्ड आगे जिस जिससे कनेक्ट है आपने उसको बोल दिया। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड कनेक्ट कैसे है? तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? लिंक्स का यूज किया। ये है लिंक, दिख रहा है, ये दीज आर द लिंक्स, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे नोड्स की फॉर्म में और रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे लिंक्स की फॉर्म में, जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें, तो लिखो, देखो इस डेटा मॉडल में रिकॉर्ड को हम, इस डेटा मॉडल में रिकॉर्ड को हम नोड्स के फॉर्म में, रिकॉर्ड्स को हम नोड्स की फॉर्म में और रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप को लिंक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स को हम नोड्स की फॉर्म में और रिलेशनशिप को हम लिंक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ, वो रिकॉर्ड मींस वही एंटिटीज के बारे में आप बोल सकते हो। रिकॉर्ड बेस्ड है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, कि डेटा मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स हैं, तो आपको रिकॉर्ड को कैसे लिखोगे और फिर वो कैसे रिलेट होंगे, इन दो चीजों पे हमें भी ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलो आगे, डायग्राम इकट्ठा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो समझाने के लिए था, मैं खुद बना दूंगा। एक बार पहले चीजों को समझो। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिकॉर्ड्स आएंगे, रिकॉर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए लिंक्स आएंगे, ओके, ठीक है। ओके, अब सबसे टॉप मोस्ट जो रिकॉर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रूट नोड। सबसे पहले कुछ तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि ट्री बना रहे हो तो सबसे पहले कोई एक आएगा, फिर ब्रांचेस बनेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख देना टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट, ठीक है। तो लिख देना सबसे ऊपर वाले नोड को हम रूट कहते हैं, सबसे ऊपर वाले नोड को हम रूट कहते हैं, सबसे ऊपर वाले नोड को हम रूट कहते हैं। चलो, अब यहाँ पे आपके पास जो रिलेशनशिप आएगा वो कैसे आएगा, सुनना। क्योंकि अब इसमें जो चीजें हैं, अब इसकी कुछ, अब रिप्रेजेंटेशन पहले क्लियर। देखो, सबसे पहले हायरार्किकल डेटा मॉडल किसने बनाया? आईबीएम ने बनाया, एक क्लैरिटी हो गई।
कब बनाया? 1960s में, बट प्रैक्टिकल मॉडल 1968 में आया था, नाम था आईएमएस। अच्छा, क्या था इसमें खास बात? तो इसने ट्री का यूज लिया, और ट्री में क्या बोला कि जो भी रिकॉर्ड्स है उनको नोड बना दो और उनको रिलेट करने के लिए बीच में लिंक डाल दो, और सबसे ऊपर वाले को नोड कह दो। चलो ठीक है। अब जब आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब सबसे ऊपर अगर कोई रिकॉर्ड आया होगा तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? रूट। अब ये नीचे इनके क्या बनते जा रहे हैं? चाइल्ड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, जिस लेवल पे आप चाइल्ड लगाना चाह रहे हो उस लेवल पे आप चाइल्ड लगा दीजिए। ठीक है, इनके बीच में हमने ये डाले लिंक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, सुनना। अब ये रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हायरार्किकल डेटा मॉडल में साफ साफ बोला गया कि जो भी आपका एक पेरेंट होगा उसके कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एक चाइल्ड का एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। दैट्स हायरार्की ना। अब ट्री का मतलब क्या है? तो ट्री का मतलब यही होता है, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, बट सिंगल पेरेंट कंटेन ओनली ये सिंगल पेरेंट। ये ध्यान रखना। नहीं, ऐसा एक नहीं है, दूसरे में दो होगी, है ना? तो यहाँ पे एक बात नहीं हो सकती। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होना और एक चाइल्ड का एक पेरेंट होना एक बात नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं, और ये दोनों यहाँ एक साथ लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, एवरी पेरेंट हैव, एवरी पेरेंट हैव मल्टीपल, मल्टीपल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बट, लिखो क्या होगा? वो तो देखो, एक अच्छी बात मैं कई बार बोलता हूँ, बीच में जो गैलरीज बनाई जाती है क्लास में, ये इसीलिए बनाई जाती है कि आप जब चाहे उठ के जा सको। बैठने के लिए तो चेयर हैं, जाने के लिए गैलरी है। और मेरा कोई ऐसा, मेरे हिसाब से तुम सब उठ के चले जाओ, मेरे को 4 बजे तक पढ़ाना है, मैं भगता रहूंगा। बट इतना मुझे खुद पे पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास में कम से कम एक बच्चा रुकेगा जरूर मुझसे पढ़ने के लिए। नहीं चाहिए आनंद, है ना? आनंद तो तुम आने कहाँ देते हो? है? अब उठ के मेरी क्लास स्टार्ट हुई नहीं, उसके 15 मिनट बाद ही तुम जाने लग जाते हो, तो आनंद तो वही खराब खत्म हो गया। तो मैं आनंद की प्राप्ति के लिए पढ़ा ही नहीं रहा। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो, लिखो, हर हर एक पेरेंट के लिए, अरे सुन सुन, रुक जाओ, सारी बोल रहा हूँ, लिखो, सारी लिखो तो। अरे शांत हो जाओ, लिखो हर एक पेरेंट का, लिखो लिखो, लिखो हर एक पेरेंट का, लिखो लिखो, हर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। हर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन, लेकिन एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, है ना? ठीक है, तो मैंने क्या, एक एक मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइन लिखी पड़ी है, सबको सुनाता हूँ। अरे सुन लो, 1 मिनट से। ये, मैं क्या अच्छा राइटर भी हूँ, बस मैं अपने जज्बात कहीं जाहिर नहीं करता। खूब लिखता हूँ मैं, मेरे पास खूब सारी लिखी हुई इवन। तो उसमें मैंने एक छोटी सी बात लिखी थी मदर्स डे पे माँ के बारे में, है ना? मैं लिखता रहता हूँ अलग अलग फैक्ट्स के ऊपर। तो ये कुछ माँ के बारे में कुछ चंद लिखी हुई लाइनें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं, इंस्पायरिंग है ना? तो सुनना। अरे हिंदी में ही लिखूंगा यार, इंग्लिश में थोड़ी लिखूंगा। तो सुन लो, सुन लो। शांत हो, सुनाता हूँ, देखो। एक तू ही है जो मेरा दर्द समझती है, मैं बोल तो ले तो। एक तू ही है जो मेरा दर्द समझती है, आंखों में आंसू आने से पहले संभाल लेती है। ठीक है, आंखों में आंसू आने से पहले संभाल लेती है। सुना तो बहुत है इस जहां में खुदा के बारे में, सुना तो बहुत है इस जहां में खुदा के बारे में, पर मेरा खुदा बन के तू हर वक्त मेरे दिल में रहती है। पर हर वक्त खुदा बन के तू मेरे दिल में रहती है। जिसने मुझे बनाया है,
उसको क्या दूं, जिसने मुझे बनाया है उसको क्या दूं, मेरी हर सांस बस माँ ही कहती है। अरे ये क्या था, है ना। चलो अब पढ़ ले। अरे सुना दी सारी। चलो चलो, तो लिख लिया इसको कि हर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। तो सारी आज ही सुनोगे क्या? कभी अगले दिन कभी और 4 घंटे की क्लास होगी, तो उस वक्त देखेंगे। ठीक है चलो आगे दो। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। लिखो लिखो, यह सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप को ही सपोर्ट करता है। यह सिर्फ वन टू मैनी यह सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप को ही सपोर्ट करता है। हमारे पास में जब हम रिलेशन की बातें करते हैं, जो हम पढ़ेंगे बाद में यार डायग्राम में, नॉर्मली हमारे पास में 4 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ठीक है, पर जनरली 3 कैटेगरी तो फिर भी हम मानते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। उनमें यहां हम बोलते हैं कि हम जो सपोर्ट करवा रहे हैं वो वन टू मैनी करवा रहे हैं, और वन टू मैनी वन टू वन तो हो सकता है। अरे वन टू मैनी वन टू वन तो हो सकता है। सी प्लस प्लस तो पढ़े हो, पढ़ा है इनहेरिटेंस वहां पे, तो ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है? या तो किसी ने कभी तो पढ़ा होगा। ऐसे उठ के आ जाते हो क्या? आप पीजीडीसी वाले हो, तुम गलती होगी मुझसे। चलो चलो, देखो, अब बात तुम्हें कुछ ना है तो तुम ये बोल दिया करो पीजीडीसी वाले हैं, बढ़िया। चलो देखो, अब जब हम बात करते हैं तो ये जो जनरल जो होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड है। एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड है, तो एक पेरेंट एक ही होगा। सुनना, पेरेंट एक ही होगा। अब ये जब चाइल्ड बना तो अगले लेवल पे खुद भी पेरेंट बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे लेवल्स पे जाते रहोगे तो कोई ना कोई चाइल्ड अगले लेवल के लिए खुद भी तो पेरेंट होता है। तो यहां हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप वन टू मैनी की बात कर रहे हो तो पेरेंट तो एक ही होगा। चाइल्ड एक है या एक से ज्यादा है, उससे कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। या ऐसा हो सकता था ना कि मैं इस एक को हटा दूं, तो इसका मतलब ये इस लेवल पे वन टू मैनी है, इस लेवल पे वन टू मैनी है, तो इस लेवल पे आके वन टू वन भी तो बन सकता है। तो वन टू मैनी बोलने का मतलब यहां ऐसा होता है कि वन टू वन बाई डिफॉल्ट आ गया, तो बोलना नहीं होता, वो बोलना नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि हायरार्किकल डेटा मॉडल किस टाइप के रिलेशन को सपोर्ट करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, वन टू मैनी, जो वन टू वन तो है वो है, मतलब अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं तो मैं लिख देता हूँ। तो कुल मिला के यहाँ 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, तुम ऐसा समझ लो, एक वन टू वन और दूसरा वन टू मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके नोट्स आ गए, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नोट्स बना देता हूँ, मान लीजिए नोट्स बना, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और ये रिलेशंस है कि अब ये रिकॉर्ड है तो इससे आप यहां जा सकते हो, इससे आप यहां जा सकते हो। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, हायरार्किकल डेटा मॉडल की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी पाथ हैं वो पहले से प्री डिफाइन होते हैं। अरे अब मैंने जितने भी पाथ है सारे डिफाइन कर दिए ना, तो पहले से अगर डेटा डिफाइंड है तो उनको सर्च करना आसान हो जाता है। इसीलिए तो ट्री इज द फास्ट फॉर द सर्चिंग, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए, है ना। तो ट्री का कॉन्सेप्ट सर्चिंग के लिए बना हुआ है। जब भी हम सर्चिंग की, जैसे हम बात करते हैं बीएसटी की, बाइनरी सर्च ट्री की, हीप ट्री की, तो वो सारे के सारे ट्रीज हमारे अकॉर्डिंग टू द डीएसए सर्चिंग में काम आते हैं। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी आपके ये पाथ है ये पहले से फिक्स होगा। अरे इस बी को पता नहीं इसका बाप कौन है, ए है ना। तो ए अगर बोलेगा कि आगे कहां जाना है तो वो बी या सी के बारे में ही तो बताएगा। तो अगर आपको कोई भी डेटा सर्च करना है, मान लो आपको यहां तक आना है, तो कैसे आओगे, दैट इज योर पाथ, दैट्स योर पाथ। तो अच्छी बात क्या, आपका पाथ यहाँ पहले से फिक्स है, तो पहले से फिक्स होने की वजह से सर्चिंग आसान हो जाता है। लेकिन साथ साथ में दिक्कतें भी आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी, अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना चाहा, मान लीजिए ये वाला डेटा अब यहां जोड़ना चाह रहे हो, जुड़ जाएगा क्या? तो आपको अलग से फिर से डेटा पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे एक और पंगा है,
इस डी पे आप कब पहुंचे? बी की मदद से। आप बी पे कब पहुंचे? ए की मदद से। अगर मैंने बी को डिलीट कर दिया तो? अरे तो बाप गया तो बेटे भी गए। ऐसा थोड़ी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब बाप खत्म तो बेटे भी खत्म। बेटे तो ऐश करते हैं, प्रॉपर्टी मिलती है उनको तो उनके तो मजे हो जाते हैं। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ के अगेंस्ट क्या कहते हैं कि अगर आपने पेरेंट्स को डिलीट कर दिया तो चाइल्ड भी ऑटो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि इस चाइल्ड तक पहुंचने का यही तो रास्ता था। तो ये गया तो ये साथ में क्या बोलेगा, हम तो गए, सबको लेके जाएंगे, लो एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो ये इसका नुकसान होता है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के। और इसमें रटने वटने वाली कोई चीज नहीं है। आपने इस डायग्राम को समझा तो डायग्राम से आपको पहली क्लैरिटी क्या आई कि जितने भी पाथ है वो फिक्स है। अब मुझे यहां आना है तो यहां आने का मेरे को कोई दूसरा रास्ता बता दो आप। मैं आपको बोल रहा हूं मुझे ई तक आना है, चलो लॉक कर दो, तो ई तक आने के आपके पास कितने रास्ते हैं? तो दूसरा बता के नहीं है ना। तो मैं यह कहूंगा ना एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता है मतलब फिक्स है। तो किसी भी रिकॉर्ड को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, तो कंफ्यूजन ही नहीं होना, जब भी ढूंढोगे उसी से जाओगे, तो सर्चिंग फास्ट हो जाती है। मैं लिखवा देता हूँ, यहां तक लिख लिया? ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो इन दिस डेटा मॉडल path is already fixed, so सर्चिंग इज वेरी फास्ट। तो पहले लिख लो, इसमें लिखो इस डेटा मॉडल में इस डेटा मॉडल में पाथ पहले से फिक्स होते हैं। आप फिक्स कर दो या सिंगल कर दो, है ना, एक ही होता है, दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस डेटा मॉडल में पाथ पहले से फिक्स होते हैं। इस डेटा मॉडल में पाथ पहले से फिक्स होते हैं, इसलिए सर्चिंग आसान होती है। इसलिए सर्चिंग आसान होती है। बट इसमें दिक्कतें क्या आएंगी? वो दिक्कतें भी यही आएंगी कि इफ वी वांट टू चेंज द पाथ देन इट इज नॉट पॉसिबल। बस आप ऐसे याद रख लो, अगर हम पाथ को बदलना चाहेंगे, लिखो इसमें, अगर हम पाथ को बदलना चाहेंगे तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। अगर हम पाथ को बदलना चाहेंगे तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसे करना चाहोगे तो मतलब क्या होगा? दैट इज चेंज द डेटाबेस। आप यही कहते, मतलब अगर आप सच में पाथ ही बदलना चाह रहे हो तो पाथ नहीं बदलेगा, पूरा डेटाबेस ही आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। अब आप जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखो, पहले लिख लो इसमें ना, इसमें अगर हम पाथ को बदलना चाहते हैं तो पूरा, मतलब पाथ को यहाँ नहीं बदला जा सकता है ना। आगे लिख लिया, इतना जो भी लिखना था लिख लिया ना। लिख लो मीन्स डेटाबेस ही बदलना पड़ेगा, मीन्स डेटाबेस ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, लिखो लिखो, अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं, अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं तो, अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चिल्ड्रेन भी डिलीट हो जाएंगे। अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चिल्ड्रेन भी डिलीट हो जाएंगे।
एक एक पॉइंट याद रखो, क्योंकि जो क्वेश्चंस इधर उधर के एग्जाम्स में आए हैं आई नो वेरी वेल, उनकी लैंग्वेजेस क्या हो सकती हैं, किस तरह के स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, आप सारे समझ लो। हर एक लाइन में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर डायग्राम बनाया तो ठीक है, नहीं अभी डायग्राम बना लो, इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम में अलग से कलर हो दूसरा पेन का तो ठीक है, नहीं तो ये लाइन डार्कर कर देना। मतलब अगर आप अब आपको समझ में कैसे आएगा, फिक्स होता है। तो डायग्राम बना के ये ऐसा लिख दो कि इस डायग्राम के अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पाथ फिक्स है, ये पाथ बदला नहीं जा सकता। ठीक है, आप किसी भी एक नोड तक आओ, उस नोड तक आने का आपके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो इसमें जो भी लाइनें लिखवाई हैं उन लाइनों में किसी भी को भी कोई भी संदेह है तो बता दो। क्लियर सब कुछ? ठीक है, तो इसमें कमी क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है एक मॉडल में कमी रहेगी तभी दूसरा मॉडल आएगा। तो इस मॉडल के अंदर मोटे मोटे तो मैंने लिख लिया है, डायग्राम सबने बना लिया। चलूं आगे, है ना? ओके। अब जो फायदे नुकसान है वो आपने देख लिया, बट मेन नुकसान यहाँ पे क्या हुआ? मेन नुकसान ये हुआ कि एक ही पाथ है, हम दूसरे रास्ते से जा ही नहीं सकते। तो अब हमें दूसरा रास्ता चाहिए, और दूसरा रास्ता कब मिलेगा? सुनना, अगर मैं आपको इसी डायग्राम में कहूं, मैं इसी डायग्राम में कहूं कि मुझे ई तक आने का दूसरा रास्ता चाहिए, तो ई तक आने के दूसरे रास्ते के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यही ई, सोचो अगर मैं इसी ई को और इससे कनेक्ट कर दूं तो एक बार सोचना, अगर मैंने इसी ई को अगर सी से भी कनेक्ट कर दिया, तो अब इस ई तक आने के कितने रास्ते हो गए? दो हो गए। लेकिन जैसे ही दो रास्ते हो गए, एक चीज और नोट करना, अगर ये सिंगल पेरेंट है तो सिंगल चाइल्ड है तो पेरेंट कितने हो गए? यही तो नहीं था उसमें। अगर आप जैसे ही एक से दूसरा रास्ता करोगे, तो दूसरा रास्ता मतलब दूसरा पेरेंट, और दूसरा पेरेंट होने का मतलब एक पेरेंट के चाइल्ड तो कई सारे हो सकते थे, लेकिन वो क्या बोलता है, एक चाइल्ड का पेरेंट एक ही होगा। तो जब जब आप ऐसा बोलते हो कि एक चाइल्ड का एक पेरेंट होगा, इसका मतलब आप एक ही रास्ता बता रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट किए, तो अब आपके पास मल्टीपल पाथ आने लग जाएंगे, और मल्टीपल पाथ आने लग जाएंगे, इसका मतलब अब आपके पास कौन सा रिलेशन आ गया? मैनी टू मैनी, जो यहाँ पे मिस था। और जैसे आपको मैनी टू मैनी मिलेगा, अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हो गए हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, है ना? तो एक बार इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसकी ये एक कमी लिख लो, क्योंकि वही कमी दूसरे का फायदा है। उसी से तो नेटवर्क मॉडल निकलेगा, फिर नेटवर्क मॉडल में क्या करोगे? तो इसके नुकसान में ये एक नुकसान लिख लो। बिल्कुल, फायदे तो मैंने इसको खूब सारे साथ साथ लिखवा दिए, बट ये एक नुकसान तो लिख ही लो। तो लिख लो कि यह मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है। यह मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? अब कोई भी डाउट हायरार्किकल डेटा मॉडल को लेके, कैसे रिप्रेजेंट होगा, किसने बनाया था,
क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारा आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब हो ही नहीं सकता आपसे ना हो, अगर आपने पढ़ लिया तो। चलो आगे दूसरे पे। यह मॉडल ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे, यह मॉडल ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। यह मॉडल ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है ना। अगर आपको पता है तो ठीक है, ग्राफ क्या है, नहीं है तो बताएंगे, अभी वही समझाएंगे आपको ग्राफ का मतलब क्या है। बस अभी तो समझते जाओ। इस ग्राफ का मतलब ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी ग्राफ बना दो, मैथमेटिकल ग्राफ। हर एक डेटा मॉडल के पीछे एक मैथ्स की थ्योरी होती है। बिना मैथमेटिकल थ्योरी के आप कभी भी उस डेटा मॉडल को नहीं सीख पाओगे। जैसे रिलेशनल मॉडल को तो पूरा पढ़ना है, तो उसमें जो थ्योरी है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली, वो मैथमेटिकल थ्योरी है, जो आपको अच्छे से समझाई जाएगी लेटर ऑन, बाद में जाके। बाकी डेटा मॉडल का तो आपके जिक्र नहीं है, नहीं तो इनके अंदर की थ्योरी भी अपन घुस के पढ़ सकते हैं। ये ऑल्डर है, काम आते नहीं है तो पढ़ के भी क्या कर लेंगे, है ना। तो पहली चीज, अब किसने बनाया था इसको, ठीक है। तो इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज डेवलप्ड बाय, ये जिसने बनाया था उसका नाम था DBTG, डेटा बेस टास्क ग्रुप, ठीक है। डेटा बेस टास्क ग्रुप। और जो पहला प्रैक्टिकल मॉडल इसका आया था उसका नाम था कोडा सी सेल। नाम लिख देता हूं मैं। आई थिंक ऐसा था, ठीक है। इन प्रैक्टिकली ये डेवलप हुआ था 1971 या 1970s बोलते हैं इसको, है ना, मतलब 1970s। एग्जैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्जैक्ट ईयर इनका कोई पूछने वाला नहीं है ना, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बोला। तो इसके लिए वैसे हम वर्ड यूज करते हैं 1970s, बट एग्जैक्ट ईयर जब ये कोडा सी सेल बना था, ये 71 में बना था, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को हम कोडासिल कोडासिस एल मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल का दूसरा नाम होता है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल मॉडल था, है ना। तो ये नाम याद रखना, डेटाबेस टास्क ग्रुप, और ये कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, ठीक। नहीं नहीं, ये इसका पहला वर्किंग मॉडल था। जैसे उसका नाम था IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हर एक डेटा मॉडल पे एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट आपको याद रखना है, एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए हायरार्किकल डेटा मॉडल का प्रोडक्ट कौन सा था, तो आप कहोगे IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे नेटवर्क में क्या था, तो कभी कभार इसका पूरा नाम लेते हैं डीबी डीबीटीजी कोडासिसल, कभी ये ले देते हैं, बाकी प्रोडक्ट यही था। जिसने बनाया था वो ये था और प्रोडक्ट था वो ये था, तो कभी साथ में भी नाम लिया जाता है, बट ये नाम जरूर याद रखना। सिर्फ वर्किंग मॉडल, मतलब ये इस मॉडल ने काम करके लोगों को दिखाया था कि देखो नेटवर्क मॉडल ऐसे काम करता है। अरे एक हमने थ्योरी दे दी और एक हमने उस थ्योरी पे प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो प्रोडक्ट देना मतलब वर्किंग, थ्योरी बनाना मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो डेटा मॉडल मतलब थ्योरी, और वर्किंग मॉडल मतलब उसका एक प्रोडक्ट। जैसे अभी हम रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे, तो रिलेशनल मॉडल थ्योरी है, बट RDBMS उसका प्रोडक्ट है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका रियल प्रोडक्ट है, जो रिलेशनल मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे, कोड आउट यहाँ तक। चलो, अब यहाँ पे चीजें जैसे वहां पे जो नहीं था वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मींस इट सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो वो नहीं थी इसीलिए के तो बनाया इस मॉडल को। तो लिख लो पहले तो इट सपोर्ट
मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो यह मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। देखो, अब इसमें भी वही बात है, रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप। हर एक मॉडल में इन्हीं के पीछे हमें हाथ धो के पढ़ना है कि रिकॉर्ड कैसे है और रिलेशनशिप कैसे है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा इन्होंने बोला कि अगर आप अपने रिकॉर्ड को लिख रहे हो, तो रिकॉर्ड को लिखने के लिए तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला सिंपल सा जो नोड बना रहे हो वही बना दो। ठीक है, जो आपकी नोड है वो सफिशिएंट है, एक रिकॉर्ड के लिए आपका एक नोड हो गया। लेकिन अगर आप उसमें रिलेशंस बना रहे हो, आप उसमें रिलेशनशिप दिखा रहे हो, तो रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द सेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पे इन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसकी मदद से वो रिलेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? रिलेशन को बताएंगे। और इस रिलेशन को बताने के लिए इस सेट में इन्होंने बोला कि अब आप जो नोड लोगे ना, वो दो तरह की होगी। किस तरह की होगी? दो तरह की होगी। एक वो नोड होगी जो ऑनर होगी, और एक वो नोड होगी जो मेंबर होगी। तो यहां पे इस मॉडल में चाइल्ड पेरेंट वर्ड यूज नहीं किए जाते, क्योंकि चाइल्ड एंड पेरेंट आर रिजर्व फॉर ट्री। जब आप ट्री की बात करते हो तो ट्री में चाइल्ड पेरेंट बोलते हुए अच्छे लगते हैं, बट इसमें भी अगर तुम चाइल्ड और पेरेंट बोल रहे हो तो फीलिंग कभी ग्राफ वाला आएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए अब आप यहाँ वर्ड बदल दो, एक यहाँ पे ऑनर है, एक यहाँ मेंबर है। ऑनर का मतलब पेरेंट। अब ऑनर मतलब, अब आप लोगों का ऑनर कौन है? जिसने पैदा किया है, उसका हक है, कभी भी थप्पड़ पर लगा सकता है तुम बदमाशियां करोगे तो इसका मतलब ऑनर है। ऑनर का मतलब यहाँ हुआ पेरेंट, और मेंबर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? चाइल्ड, इन टर्म्स। ठीक है? कोई तो होगा। डिसाइड करने का मतलब क्या होता है? किसी को तो बोलोगे अपर लेवल इज ऑलवेल पेरेंट। सिंपल सा, जब हम बीएफएस डीएफएस जैसे कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं, इफ यू नो अबाउट द ग्राफ थ्योरी, तो वहां पे पेरेंट का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला है वो पेरेंट है, जो नीचे वाला है वो चाइल्ड है। अब सोचो, ट्री के अंदर क्या अपर ऊपर नीचे वाले लेवल्स होते, ग्राफ में लेवल्स नहीं होते। ग्राफ कैसा होता है? दिखाऊं शकल सूरत इसकी? देखो, एक जनरल ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल सा ग्राफ बना रहा हूं और मैंने इस जनरल ग्राफ में चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ दिया, लो, अब ठीक है, इट इज ए ग्राफ। अब इसमें कोई ट्री थोड़ी बना है, कोई रूट वूट कोई लेवल लेवल थोड़ी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो पेरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं ये मेरा पेरेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों इसके चाइल्ड बन जाएंगे। नहीं, किसी को भी मान लो। इसीलिए यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का खेल ही नहीं खेला इन्होंने। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया यहाँ लोचा हो सकता है पेरेंट चाइल्ड को लेके, तो आप तो ऑनर और मेंबर यूज करो। अब ऑनर और मेंबर का जनरल मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पेरेंट, देखो क्या होगा, जैसे मैं इसे ट्री के तरीके से समझाता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना लिख लिया, एक बार इस डायग्राम को छोड़ो। अगर मैं ट्री के तरीके से सोचता हूँ, सुनना एक बार, तो यहाँ पे अब हमारे पास में, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक 3 लेवल का एक ट्री बना रहा हूँ, 3 लेवल्स ट्री। जैसे इधर देखना, अगर मैं ट्री के तरीके से इसको बनाता हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए ट्री से बेस्ट कोई तरीका नहीं है। ये लो, तो एक बार देख लो। ठीक है, ठीक है, एक बार समझाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया कि कुछ थोड़ा सा ग्राफ वाला फील मुझे देना था। तो ये क्या है मेरा? ये रूट नोड है, मतलब ये पेरेंट है, सुनना। तो अगर पेरेंट है और वो सिर्फ पेरेंट है,
वो पेरेंट है और वो सिर्फ पेरेंट है, इसका मतलब वो ऑनर कहलाएगा, वो कभी मेंबर बना ही नहीं। तो ऊपर वाला जो भी नोड होगा, इट इज ओनली ऑनर, इट इज ओनली ऑनर। क्लियर इतना? अब मैं जैसे ही नीचे आया, ये मेरा ए है, चलो मैं इनके कुछ नामकरण कर देता हूं। वो अलग बात है, वो अलग बात है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड वो आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अभी हम सिर्फ ग्राफ की बातें कर लेते हैं, ग्राफ में मैं टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा, नहीं तो ग्राफ थ्योरी अलग कहानी हो जाएगी। तो ए एक नॉड है जो ऑनर की तरह ट्रीट कर रहा है। ऑनर की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है? क्योंकि ये हमेशा ही पेरेंट था, ये कभी चाइल्ड बना ही नहीं। ठीक है। अब जैसे ही हम बी और सी के पास आए, तो बी और सी ए के लिए क्या है? चाइल्ड मतलब मेंबर। लेकिन बी और ई के लिए क्या है? और ये सी क्या है? तो इसका मतलब इस नोड पे जो भी आ रहे हैं, ये ऑनर भी है और ये मेंबर भी है। तो ऐसा थोड़ी है कि हर एक नोड ऑनर और मेंबर ही होगा। तो कोई भी नोड ऐसा है जो सिर्फ पेरेंट है, अब सुनो, कोई भी नोड ऐसा है जो सिर्फ पेरेंट है, दिस कॉल्ड द ऑनर। कोई भी नोड ऐसा है जो सिर्फ चाइल्ड है, दैट्स कॉल्ड द मेंबर। और कोई भी नोड ऐसा है जिसके ऊपर भी कुछ और नीचे भी कुछ है, इसका मतलब किसी के लिए वो चाइल्ड तो किसी के लिए पेरेंट भी तो बना। इसका मतलब अब ये वाला अगर हम लेंगे, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है। तो एक बार के लिए जैसे ये वाला, जैसे एक बार चलो मैं थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि मुझे कुछ और बताना है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो ये देखो, ये सिर्फ चाइल्ड बने, तो किसी के भी पेरेंट नहीं है, इसका मतलब दीज आर ओनली मेंबर्स, दीज आर ओनली मेंबर्स, दैट्स ऑल। तो यह ऑनर और मेंबर का मीनिंग ये है कि या तो आप सिर्फ ऑनर हो, और सिर्फ ऑनर कौन होगा? रूट नोड। अगर सिर्फ मैं ऑनर बोलूंगा तो ऑनर तो एक ही होता है, और वो रूट नोड होगा। उसके बाद जो भी जाते जाएंगे वो मेंबर बने हैं, तो उसके नीचे गए हो तो वो ऑनर भी है। तो बाकी के नोड्स क्या बनते रहेंगे? ऑनर मेंबर दोनों बनते रहेंगे। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, किसी ना किसी नोड का फाइनल एंड होना है, जो खुद ही चाइल्ड है, जो कभी पेरेंट बने ही ना, तो वो आपके मेंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट अगेन है तो दो ही ना, आइदर ऑनर या मेंबर। ठीक है। तो ये डायग्राम एक बार बना लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। और वो लाइन अब आपको समझाने के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है समझानी, इसको अलग से ही। भाई हट। हाँ हो सकते हैं ना, हो गए। इसीलिए तो ये दो कर दिए ना। अब इसके दो पेरेंट हो गए ना, इसलिए ये जरूरी है ग्राफ की फीलिंग लेने के लिए। हाँ, मैनी टू मैनी भी दिखाना है ना आपको, बिल्कुल। ठीक। है, इसको समझने के लिए ये डायग्राम सबसे सफिशिएंट डायग्राम है जो आपको समझ आ जाएगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये जो ऑनर वाला और मेंबर वाला वर्ड है, कभी कभार इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मुझे टर्मिनोलॉजी सिखानी थी आपको। देखो ग्राफ तो हमेशा क्लोज्ड ही होते हैं।
डीबीएमएस जैसा सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल पेपर है। देखो क्या होता है, अगर थ्योरी जैसी क्लास हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों का सेट खत्म किया तो मैंने तो हर एक क्लास 3 घंटे की ली थी, तो उस वाले में भी मैंने ट्राई किया था कि तुम बोर ना हो। सेट तो है ही प्रैक्टिकल पेपर। एक बार ये वाला पोर्शन खत्म हो जाने दो, ईआर मॉडल के बाद जो भी होगा हर चीज प्रैक्टिकल है। तो वहां मुझे खूब सारे एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं। अगर मैं एक लाइन की थ्योरी लिख के छोड़ दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीजें। और ये सब्जेक्ट इतना प्रैक्टिकल पेपर है कि एक बार इसको समझ लो, एग्जाम के एक दिन पहले से रिवाइज कर लेना, आपको एमसीक्यूज भी नहीं करने पड़ेंगे। इतना इफेक्टिव पेपर है। बट समझाते वक्त पूरी जान लगानी पड़ती है। अब मैं एक भी कीवर्ड मैं डायरेक्ट थोड़ी लिखवा रहा हूँ कि लिख लो रट्टा मार लो, अरे समझना पड़ता है, चीजें थोड़ी इफेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर, इतना चलूँ आगे? ठीक है, तो बस, तो ये आपका होता है यहाँ पे मैन काम। अब इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान ये, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपने इतने सारे पाथ बना दिए, अब कहाँ से जाए कैसे जाए उसको मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका नुकसान यही है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लिख लो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है कि इसे प्रैक्टिकली ज्यादा यूज ही नहीं किया गया। एक आध मॉडल आए, बने, यूज हुए, बट ये फेमस होता उससे पहले हमारा रिलेशनल मॉडल आ चुका था, तो उसने इनको पनपने ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये लिख देना, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। रिलेशनल मॉडल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अलग से उसका एक चैप्टर है। अरे अपन पहले ईआर मॉडल, अभी मैं ब्रीफ ब्रीफ दे रहा हूँ। अभी आपको दो ही मॉडल ढंग से सीखने थे, हायरार्किकल मॉडल और ग्राफ नेटवर्क मॉडल। ये दो दोबारा मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इनका एक बार इंट्रोडक्शन देना होता है, इसलिए फुर्सत से दिया है मैंने। उसके अलावा रिलेशनल मॉडल का पूरा चैप्टर है, लंबा चलेगा, 2-3 क्लास दूंगा। ईआर डायग्राम भी लंबा चैप्टर है, 2-3 क्लास दूंगा, तो वो तो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पे, फिर डिटेल से बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो रिलेशन मॉडल का ब्रीफ ओवरव्यू ले लो। अब रिलेशनल मॉडल का थ्योरी दिया था ईएफ कोड ने। ठीक है, हाँ, अभी ब्रीफली तो मैं इसका ओवरव्यू दे दूं, बाकी ये मॉडल ईएफ कोड के रूल वूल सब पढ़ेंगे लेटर ऑन बाद में। तो पहले लिख लो, ये किस पे डिपेंड है? तो इट इज बेस्ड ऑन, सिंपल सा, तो इसका नाम रिलेशनल मॉडल है। तो रिलेशनल मॉडल की आप बात करते हो तो इट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेशन। मैं लिख देता हूँ, रिलेशनल एंड, इन दोनों का मतलब बाद में बताऊंगा, अभी तो लिख लो। यहाँ पे रिलेशनल मॉडल को बनाने में जो कॉन्सेप्ट्स काम में आए हैं, तो दो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को मिला के ये मॉडल बना है। पहला रिलेशन का कॉन्सेप्ट और दूसरा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। इस कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं। इस कैलकुलेशन का मतलब है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मतलब समझते हो? ट्रू फॉल्स, जनरल ट्रू फॉल्स। कि आप जब ट्रू फॉल्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको लॉजिक, प्रीडिकेट लॉजिक। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको रिलेशनल कैलकुलस में। एक पूरा चैप्टर आएगा बाद में, रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो ये वो रिलेशनल कैलकुलस है। तो एक बार मैं जनरल थ्योरी आपके दिमाग में डाल लो। जब आपने हर एक मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इसका भी तो याद रख लो। अब सबसे पहले हायरार्किकल किस पे डिपेंड है? ट्री के ऊपर, जनरल ट्री। वो अगला वाला ग्राफ, ये रिलेशनल कैलकुलस के ऊपर डिपेंड है, जिसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं? टेबल की फॉर्म में। यूज उसको फिर लिखते वक्त हम ऐसे कहेंगे, टेबल की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो डिनोटेड बाय, लिख लो एक बार के लिए। तो ये पहले लिख लेना कि यह रिलेशन एंड कैलकुलस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। ठीक है, यह रिलेशन और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। ठीक है, इसको
टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे बाकियों में ट्री और ग्राफ बनाया तो यहाँ सीधी टेबलें बनने वाली है, तो इसको टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है। और किसने बनाया था? तो ये डेवलप किया था, इट इज डेवलप्ड बाय IBM researcher EF Code in 1970 during research paper पूरा लिख लो। ठीक है, तो लिख लिया, ये टेबल से लिखा जाता है। लिखो, अगला लिखो। लिखो इस मॉडल को IBM के रिसर्चर, पूरा लिखना, IBM के रिसर्चर EF कोड द्वारा, इस मॉडल को IBM के रिसर्चर EF कोड द्वारा 1970 में 1970 में अपने रिसर्च पेपर, ये उसका टाइटल है, इसका कोई हिंदी नहीं है, लिख लेना चुपचाप। अपने रिसर्च पेपर ए रिलेशन मॉडल फॉर लार्ज शेयरिंग डेटा बैंक, अपने रिसर्च पेपर, ये डबल कोट्स में तो लिख रखा, लिख लो, ए रिलेशन मॉडल फॉर लार्ज शेयरिंग डेटा बैंक के रिसर्चर, IBM के रिसर्चर EF कोड द्वारा, इस मॉडल को IBM के रिसर्चर EF कोड द्वारा 1970 में 1970 में अपने रिसर्च पेपर, ये उसका टाइटल है, इसका कोई हिंदी नहीं है, लिख लेना चुपचाप। अपने रिसर्च पेपर ए रिलेशन मॉडल फॉर लार्ज शेयरिंग डेटा बैंक, अपने रिसर्च पेपर, ये डबल कोट्स में तो लिख रखा, लिख लो, ए रिलेशन मॉडल फॉर लार्ज शेयरिंग डेटा बैंक, अपने रिसर्च पेपर ए रिलेशन मॉडल फॉर लार्ज शेयरिंग डेटा बैंक्स। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस किया था, मतलब उन्होंने रिसर्च किया, पहले वाले मॉडल्स को पढ़े और फिर एक पेपर्स निकाला था। तो इस मॉडल का पहली बार पब्लिक व्यू इस पेपर के थ्रू हुआ था। तो इस पेपर में इन्होंने बताया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, जिसे हम रिलेशनल मॉडल कहेंगे। नहीं तो इसलिए इनका बाद में एसक्यूएल एसक्यूएल बना के दे दिया ना, वो सब समझते ही डेटा है, सारा टेबल्स ही समझते हैं, तो उसमें कहीं दिक्कत आने वाले लिखे, लिख लिया। तो किसने बनाया था? EF कोड ने। कौन थे? IBM के रिसर्चर। कब बनाया था? 1970 में। कैसे इंट्रोड्यूस किया था? अपने रिसर्च पेपर में। नाम क्या था? रिलेशन मॉडल फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक। अब तुम देख लेना कब तक याद रख सको इसे। चल, लिख लिया। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा लिख लिया होगा ना यहाँ तक तो इन्होंने फिर कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, थोड़ा सा 2-4 मिनट का एक आइडिया दे रहा हूं बस, जिसको बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब पता नहीं पढ़ते हुए तुम्हें कैसे मौत आती है रे यार। तुम ढंग से 4 बजे तक पढ़ लो, हद होती है।
देखो, अब ये टेबल दिख रही है, तो यही टेबल इन्होंने बनाई थी। अब इस टेबल में इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की थी कि जो भी टेबल का नाम है, अब जो टर्म्स है वो सुन लो यहाँ पे। एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसको बाद में और डिटेल से समझ ही लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो टर्म बनाया वो बनाया रिलेशन, क्योंकि रिलेशनल मॉडल है ना। तो इस रिलेशनल मॉडल में रिलेशन का मतलब क्या है? टेबल का नाम। तो टेबल के नाम को इन्होंने जो नाम दिया वो था रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? नेम ऑफ टेबल। मतलब अब ये जो टेबल है इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिलेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे स्टूडेंट? तो ये जो टेबल का नाम आपको दिख रहा है, इस टेबल के नाम को हम क्या कहेंगे? रिलेशनल। रिलेशनल मॉडल है, तो रिलेशनल मॉडल में रिलेशन का जनरल मतलब होता है टेबल का नाम। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास क्या आएंगे? आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो एट्रीब्यूट्स को तो आप क्या बोलते हो? एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं, उनके लिए तो कोई जनरल टर्म यहाँ पे है भी नहीं। तो जो भी आपके नाम है, लाइक एट्रीब्यूट्स, जनरल वर्ड आप यहाँ पे यही यूज कर लो। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज या फिर कॉलम हेडिंग। हाँ, नेम ऑफ कॉलम लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, तो कॉलम के नाम को आपने यहाँ पे क्या बोल दिया? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए सारे के सारे? ये वाले, ये सारे के सारे आपके बन गए एट्रीब्यूट्स, जनरल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद में तीसरा इन्होंने जो टर्म बनाया था वो बनाया था आपके लिए टपल। तो टपल का मतलब होता है कंप्लीट रो। तो एक रो को आप यहाँ पे टपल बोलोगे। तो जैसे ये जितनी भी रो आपको दिख रही है, कितनी रो है? चार। तो ये चारों के चारों आपके लिए किसका काम करेंगे? टपल्स का। तो टपल्स का मतलब, टपल का मतलब होता है इंडिविजुअल रो। इंडिविजुअल रो, किसी भी एक रो को आप क्या बोलोगे? टपल बोलोगे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डोमेन। तो डोमेन का जनरल मतलब होता है कॉलम। कॉलम के अंडर में जो आने वाली वैल्यूज हैं, कॉलम के अंडर में जो आने वाली वैल्यूज है, इसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था डोमेन। ठीक है, अगर आप आईडी में लिखोगे तो आईडी में जो जो वैल्यूज आ रहा है, इट्स ए पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ आईडी। ठीक है, अब आईडी अगर न्यूमेरिक है तो सारी वैल्यू न्यूमेरिक ही तो आएंगी। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो उसके लिए इन्होंने क्या यूज किया? डोमेन वर्ड। तो डोमेन का मतलब होता है इंडिविजुअल कॉलम, इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ कॉलम। ठीक है, उसके बाद में आपके पास वर्ड आता है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको आप क्या कहोगे? डिग्री। ऐसे ही तो होता है। रो को क्या कहते हो? नंबर ऑफ कॉलम्स को आप क्या कहते हो? एक होता है डिग्री, एक होता है कार्डिनल, कार्डिनलिटी। ठीक है, तो डिग्री का मतलब आपके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ। डिग्री का रोज होता है, आई थिंक। चलो एक बार लिख लो, आई थिंक यही होता होगा। और कार्ड, हाँ, कार्ड डिग्री का मतलब नंबर ऑफ रोज हो जाए, ऐसा होता है क्या? ठीक है, एक बार के लिए तो ये चार वर्ड लिख लो, डिटेल से तो पढ़ाना है मैं, और कम से कम 12-15 टर्म लिख पाऊंगा इनकी। काम की टर्म ये लिख लो बस एक बार। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये चार लिख लो बस, बहुत है। टेबल का नाम क्या आएगा? टेबल का नाम क्या आएगा? आपके जो एट्रीब्यूट्स है उनके नाम को क्या कहेंगे? जो आपकी कॉलम्स है उनको क्या कहोगे? और जो आपके रो है उनको क्या कहोगे? हाँ, वो तो अलग बात है, एट्रीब्यूट्स को फील्ड तो कह ही सकते हो, वो तो हम पहले से ही बोलते हुए आए। तो एट्रीब्यूट्स के लिए फील्ड वर्ड तो आप जनरल डीबीएमएस में यूज ही करते हो। तो जनरल डीबीएमएस में आप फील्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने एट्रीब्यूट्स के नाम से बोल दिया। ठीक है, बाकी ये लिखना चाहो तो वो आपका कॉल है, मैं इरेज नहीं कर रहा। नहीं, वो सही है, वो लिख लो। नंबर ऑफ रो के लिए यहाँ दो टर्म यूज किए जाते हैं वैसे, कार्डिनेटी, सेकंड इज अरिटी। और भी काफी सारी टर्म्स है, तो ये मॉडल तो मुझे वैसे भी अलग से पढ़ाना है, तो यहाँ तो खूब सारा पढ़ेंगे। वहां पे कीज क्या है, कितने टाइप्स की कीज है, तो लगभग 2-3 क्लास जाएगा आपका।
अभी तो इतने टर्म्स को तो एक बार आप अपने दिमाग में डाल लो। चलो पढ़ लो, इतना पढ़ लो बस, ठीक है। तो ये एक जनरल, ये 3 मॉडल थे। इस मॉडल को मैंने एक ब्रीफ बताया, अगला ईआर मॉडल भी ब्रीफ बताऊंगा। बस एक बार 5-7 मिनट का ओवरव्यू देके छोड़ दूंगा। उसके बाद में ईआर मॉडल का पूरा चैप्टर है, जो कम से कम आपका, अगर मैं 4 क्लास लेता हूँ तो 8 घंटे चलेगा। पूरा ईआर मॉडल, बड़ा टॉपिक है ईआर मॉडल, तो कच्चे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हेलो। कल की छुट्टी है।